पर सुमन मानने के लिए तैयार ही ना था। वो अपनी माँ से कहता है, माँ पर इससे नहीं होगा। मैं अब 10वीं की परीक्षा देने वाला हूँ। मुझे अब ऑनलाइन क्लास में ज्यादा पढ़ना है। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बार कहा ना कि जब पगार मिल जाएगा तब ले लेना। उसके बाद कांता काम पर चली जाती हैं। उसे भी अपने बेटे को डांट कर बहुत बुरा लगा, पर वो करेगी ही क्या। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कोई भी चीज समय पर हासिल करना आसान नहीं होता है। सारा काम खत्म करके वो मालकिन के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, वो मैं कह रहा था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या बोली तुमने? पैसे के पेड़ में उगते हैं? कुछ सोचे समझे नहीं, बस मुंह उठाकर चली आई पैसे मांगने। देखो कांता, महीने का पगार तो तुम्हें अंत में मिल जाता है। क्या तुम लोगों की आदत हो गई है बीच में पैसे मांगने की? तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। अरे नहीं मेम साहब, मैंने ऐसा कब कहा? वो बात दरअसल ये है कि मेरा ब्याह सुमन ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मांगा जाए। आप मुझे दे देते तो अच्छा होता। बदले में आप इस महीने की पगार काट कर लेना। ये सुनकर तो नंदिनी और गुस्से हो जाते हैं और कहती हैं, क्या खुद की वकालत नहीं है और सबने देखने लगे बड़े होटलों में पार्टी की। कांता, तुम्हें बुरा लगे या भला, लेकिन सच बोलने में कोई एतराज नहीं। तुम इतनी मेहनत से दो पैसे कमाते हो, उन पैसे को अगर भविष्य में जोड़ोगे तो काम आएगा। क्या जरूरत है सुमन को ऑनलाइन ट्यूशन में पढ़ाने की? इतना पढ़ लिख कर महान आदमी नहीं बनेगा। अरे यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को तो कुछ नहीं मिल रहा है और तुम जैसे गरीबों को इतनी जल्दी मिल जाएगा। नंदिनी की बात सुनकर कांता को बड़ा ही बुरा लगा। फिर एक बार के लिए उसने सोचा कि शायद मालकिन सही कह रही है। मेम साहब, शायद आपने सच्ची कहा। ये सब हमारे नसीब की बात नहीं है। तब काहे हम गलत बोले? हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कहे। इन सब में फालतू पैसे खर्च करने से अच्छा है कि तुम अपने बेटे को हमारे यहाँ काम पर लगा दो। इससे तुम्हारा भी कुछ मदद मिल जाएगा। और वो अपने घर चली जाती है। अगले सुबह कांताबाई सुमन की स्कूल पर जाती है और प्रिंसिपल से कुछ बात करती है। प्रिंसिपल साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ, क्यों नहीं? साहब, वो मैं बोल रही थी कि मेरे बेटे सुमन है ना, वो और पढ़ना नहीं चाहता है। इसलिए आप उनका नाम रजिस्टर से हटा दीजिएगा। ऐसे कैसे पढ़ना नहीं चाहता? बहन जी, पता है आपको, आपके बेटे ने गणित में 100 में से 100 नंबर ले आए तथा हिंदी और अंग्रेजी में भी कोई कम नहीं है। पूरे स्कूल में उसने टॉप कर दिखाया। वो तो भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। ये सुनकर कांताबाई चौंक जाती है। क्या? सुमन नबी वर्ग में टॉप क्या है? उसने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। बहन जी, इसलिए आप मेरी बात मानो, उसकी पढ़ाई मत छुड़वाओ। पहले तो उसकी आंखों से दुखी से आंसू बह रही थी। अब तो उसके आंखों से खुशी के मारे आंसू बहाने लगी और फिर उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। उसके बाद कांता स्कूल से निकलकर अपने घर की ओर चली जाती है। उसे कुछ याद आया और फिर वो अपनी पुरानी अलमारी को खोलती हैं, जहाँ पर 2 सोने के कंगन रखे थे। कांताबाई कंगन उठाती है और अपने मन ही मन सोचने लगते हैं, ये दोनों कंगन बेच देती हूँ, इससे मुझे कुछ पैसे का इंतजाम हो जाएगा और सुमन का ऑनलाइन एडमिशन भी हो जाएगा। वो बाजार जाते वक्त सोने की दुकान में अपने दोनों कंगन बेच देती हैं, क्योंकि वो उनके काम की नहीं थी और उसके बदले में अपने लिए बेटे को ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन करा लेती है। सुमन को अब पढ़ने में थोड़ा आसान हुआ। वो इसी मेहनत से पढ़ने लगा और जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया तो वो अच्छे नंबर लाकर पूरे स्कूल में अपना नाम रोशन करवाता है।
इसलिए स्कूल की ओर से उसे उसकी माँ को बुलाकर ढेर सारी स्वागत किया जाता है और साथ ही उसे 1000 रुपए का इनाम भी दिया जाता है। खुशी के मारे दोनों माँ बेटे की आंखों से आंसू निकल आते हैं। पर ये बात जब नंदिनी को पता चला तो गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसके बेटे दीपक फेल कर चुका था। वकात देखो उसकी, मेरे मना करने पर भी उसके बेटे को ऑनलाइन क्लास में एडमिशन करा दिया, और तो और उसके बेटे ने टॉप कर दिखाया। वहीं मेरे बेटे फेल हो गया। मेरा अपमान कर उसे बहुत खुशी आ रही है ना। ऐसे ही दिन बीतता गया और सुमन 10वीं पास कर अब इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो फिर से सफल हो जाता है। सुमन खुशी खुशी रिजल्ट लेकर अपने घर आने लगा। पर जब घर पहुंचकर देखा तो उनकी सारी खुशी आंसू में बदल गई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी माँ चारपाई पर बेहोश पड़ी है। माँ क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो ना माँ, आंखें खोलो ना। उसकी माँ को कुछ हो ना जाए इससे पहले वो जल्दी अपनी माँ को तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर साहब बताएं ना, माँ की तबीयत अभी कैसी है? देखो अभी तो इलाज चल रहा है, हालत बहुत गंभीर है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है, तुम ही सुमन हो ना? जाओ अभी काउंटर पर 1 लाख रुपए जमा कर दो, तभी आगे जाकर तुम्हारी माँ का इलाज हो पाएगा। क्या 1 लाख? ये सुनकर तो ही सुमन के होश उड़ जाते हैं। वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करेंगे। माँ की इलाज करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो कुछ काम की तलाश में भटकता रहा। पर कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसमें उसे तुरंत पैसा मिले। यहाँ तक कि वो अपने चाचा चाची के पास भी जाते हैं, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए राजी ही नहीं होता है। सुमन मन ही मन उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। वो रास्ते पर जा रहा होता है, तभी उसे अपने स्कूल की प्रिंसिपल से भेंट हो जाता है। सर आप यहाँ पर? प्रणाम। अरे सुमन कैसे हो? हाँ मैं थोड़ा पास के गांव जा रहा हूँ। रिटायर होने के बाद घर पर मन ही नहीं लगता। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? सुमन अपने सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहता है, पर अपने मुंह से कोई भी जवाब नहीं देता है। कुछ बात है क्या? बहुत परेशान लग रहे हो। फिर सुमन अपने हालात के बारे में प्रिंसिपल को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है, सुमन मैं तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार हूँ। पर सर आप तो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, आप कैसे मेरी मदद कर पाएंगे? तो क्या हुआ? तुम हमारे स्कूल का जो इतना बड़ा नाम रोशन करवाया, तो हम तुम्हारे लिए इतनी छोटी सी सहायता नहीं कर पाएंगे। आओ हम साथ मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे। उसके बाद वे एक बड़ा सा पोस्टर बनवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि मेरी माँ की जिंदगी बचाओ और मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। फिर वो दोनों गांव जाकर लोगों से पैसे इकट्ठे करने लगे। ऐसे ही वो लोग 2-4 गांव घूम लेते हैं। कुछ ही घंटे बाद वो सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। लगता है इन पैसों से माँ का इलाज हो जाएगा। अब जल्दी से जल्दी अस्पताल में जाकर पैसा जमा करना पड़ेगा, तभी तो मेरे माँ का इलाज होगा। और अस्पताल जाकर अपनी माँ के इलाज के लिए जमा कर देते हैं। सर आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, अब भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद सुमन की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ की तबीयत अभी कैसी है डॉक्टर साहब? सुमन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ अब बिल्कुल ठीक हो गई है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, अब तुम अपने माँ को ले जा सकते हो, पर हाँ अभी तुम्हें उनका सख्त देखभाल करना हो। मामा आप क्या कर रहे हो?
डॉक्टर ने आपको अभी आराम करने के लिए कहा है। नहीं बेटा, मालकिन गुस्सा हो जाएगी। वहाँ काम पर जाना है। पर माँ, उसके लिए तो मैं हूँ ना, मैं काम पर जाता हूँ माँ। अरे बेटा, तुझे अभी पढ़ना है। तुझे आगे जाकर बहुत कुछ करना है। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब तेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा था कि बहन, सुमन का पढ़ाई मत छुड़वाओ। वो पढ़ाई में सबसे चतुर है और कहा था कि वो 2-2 बार स्कूल से टॉप किया है। परंतु सुमन अपनी जिद पर अड़ा रहता है और माँ से कहता है, वस्कर, हमारे किस्मत यही तक थे। जब भाग्य ही साथ ना दे तो मैं और पढ़कर ही क्या करूँगा। खैर छोड़ो, मेरे नसीब में ही कहा जो मैं इतना सोच रहा हूँ। उसके बाद सुमन अपना उदास सा चेहरा लेकर मालकिन के घर पर काम करने के लिए चली जाता है। सुमन को पढ़ाई छोड़कर काम पर ध्यान देना पड़ा। आखिर हालात ही ऐसा था। गरीबी के कारण उन्होंने अपने सारे शक उतरकर माँ की जगह मालकिन की नौकर बनकर काम करने लगा। सुमन को काम मांगते देखकर उसका परिवार हंसने लगता है। अरे इतना पढ़ लिख कर क्या लाभ हुआ तुझे? देख मेरे बेटे को देख, ना पढ़कर भी कैसे अपने पिता की प्रोफाइल चला लेते हैं। कभी अपने वकात देखे हैं? बिना सोचे समझे ही बड़े बड़े सपने देखने लगे। वहाँ से चला जाता है और चुपचाप सारा काम पूरा कर घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक कार खड़ा हुआ दिखाई दिया जिस पर IAS लिखा हुआ था। वहाँ खड़े हुए एक आदमी सारे इंजीनियर को डांट रहे थे। बार बार कह रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है। जब सरकार पूरे पैसे दे रहे हैं तो आप लोग निर्माण कार्य करने में इतने गड़बड़ क्यों कर देते हो? ये कोई सड़क बनाए 1 साल तक भी नहीं टिक पाएगा। हमें जनता की सेवा करना है, यहाँ पर कोई लूटपाट नहीं करना है। चलो ठीक से सब काम करो। सारे इंजीनियर डर के मारे चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ ही देर तक वो ध्यान से देखने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि ये IAS ऑफिसर है। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। फिर जब रात होता है, सुमन बिना सोए पूरी रात IAS ऑफिसर के बारे में सोचता रहा। उसे IAS बनने और जनता का सेवा करने का बड़ा ही शौक था। अगले दिन वो फिर से नंदिनी के वहाँ काम करने के लिए निकल जाते हैं। सुमन काम तो कर रहा था, पर उसका ध्यान काम पर नहीं बल्कि दूसरी ओर था। नंदिनी दूर से ये देख रही होती है। उसे पता था कि सुमन का काम पर ध्यान नहीं बल्कि दूसरी जगह ध्यान है। वो तुरंत उसके सामने आया और उसे जोर से डांटने लगा। ये क्या? तू काम करने के लिए आता है या ध्यान करने के लिए? चुपचाप काम कर ले, वरना ऐसा हाल करेंगे कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मालकिन, मैं काम पर ध्यान दूंगा। रोज की तरह काम कर जब घर लौटता है, उसकी माँ उससे कहने लगता है, आ गया मेरा बेटा। तभी सुमन को किसी का फोन आता है। वो फोन रिसीव किया तो पता चला कि आज उसका इंटरव्यू है। क्या? माँ, आज मेरा इंटरव्यू है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सफल हो पाऊंगा तभी तो अच्छा होगा। मुझे बहुत भय हो रहा है। सब सफल हो जाएगा। सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर और मैं तो सदा तेरे साथ हूँ। सुमन इंटरव्यू देता है और अपनी मेहनत पर रंग लाता है। उसे जब पूछा जाता है कि आखिरकार इस पूरे मेहनत के पीछे तुम्हारे साथ कौन है,
तो वो बताता है, इसकी एक ही वजह है, वो है मेरी माँ। वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा प्रेरणा है, वही मेरे जिंदगी का एक कीमत सिखाया है। उसी के लिए ही मैं इतना कर पाया। इंटरव्यू जब खत्म हो जाता है तो सुमन अपने घर आ जाता है और माँ को सारी बात बताता है। कुछ दिन बाद अखबारों में खबर छप जाते हैं, सुमन को IAS बनने का सिलेक्शन हो जाता है। नौकरी की खबर सुनकर माँ की आंखों से खुशी के मारे आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसके सारे सपने अब सच होने वाले हैं। जब IAS की पोशाक पहनकर बेटे अपने घर पर आता है तो कांता उसे देखते ही रह जाती है। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में प्रभु हमारे मेहनत पर रंग लाए। हाँ माँ, और इस सब के पीछे तेरी ही तो हाथ है। एक समय था जब उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं होती, फिर भी कोई उनकी मदद के लिए राजी नहीं होता। आज वही लड़का खुद की मेहनत से IAS अफसर बन गया और जनता की सेवा करने के लिए मुग्ध रहा। तो दोस्तों, सुमन और कांताबाई की कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलता है कि अगर सच्चाई